But this class is specifically to discuss the final exam question paper as well as to tell you how to write your answer. So many times I instruct you how to write your answer in your board paper. Most of the time I feel that children are not paying attention. They don't realize that how much loss they are going to bear if they are not properly writing their answers. पढ़ना, तैयारी करना एक एस्पेक्ट है और आंसर्स को ठीक से लिखना दूसरा एस्पेक्ट है. इसीलिए इस बार ये डिस्कशन मैं कॉपीज़ को करेक्ट करने के बाद कर रही हूँ, जिससे कि आपको मैं वो प्रॉब्लम्स भी बता सकूँ जो मैंने आपकी कॉपी में देखी. तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर एक नज़र. जो बच्चे ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मैंने एवरेज डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया है. सिंपल क्वेश्चन पेपर, नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल बेस, जो सभी बच्चे कर सकते हैं, वो भी जो फिज़िक्स को पसंद करते हैं और वो भी जो फिज़िक्स को उतना पसंद नहीं करते हैं, बट दे हैव अ सब्जेक्ट इन देयर सिलेबस. तो सबसे पहले एक नज़र आप क्वेश्चन पेपर पे देखें. फिर अगर आप इसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करिए और उसके बाद सॉल्यूशन पर आइए. आज की क्लास में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस करेंगे. तो सेक्शन ए, जस्ट ऑब्जर्व, गो थ्रू द क्वेश्चंस. In the first question, there are 6 parts, and actually in the first question, the pattern is of 12 questions of 1 mark. I combined 2 parts in 1 part. So each question is carrying 2 marks. And the number of parts are 6 in place of 12. Because each question is carrying 2 points which you have to answer, and each point carries 1 mark. Except the definition of surface tension, definitions are always of 2 marks. Like in this question, escape velocity, it is also having 2 points. This is the pattern of the board. If 2 marks question, then there will be 2 points which you have to answer. In this question, you not just have to answer that what is the escape velocity of the 10-gram piece, but you have to write why you are thinking that the escape velocity should be that much which you are answering. So here 1 mark is of your answer and 1 mark is the reason behind it. Always pay attention. In board, number of marks and the number of questions asked are always equal. There are 2 steps, 2 marks. 3 steps, 3 points, 3 marks. Now come to section B. In section B, exactly as the board pattern is, you are having from question number 2 to question number 12, and each question carries 2 marks. In this section you will be having 2 choices in 2 choices in 2 questions. So as in this part you are having choice in question number 6 and question number 7. You can pause your video and can go through your questions. So this is question 10, 11 and 12, and now I am starting discussing section A and section B. Those who are willing to take these questions for practice, they can pause video, solve your problem and then come to the discussion.
अपनी एंट्रीज को सही तरीके से भरना, ये पहला इम्पॉर्टेंट काम है। और उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है लाइंस, स्केलिंग करो दोनों साइड में। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑलरेडी लाइन ड्रॉन है, आप राइट साइड में लाइन ड्रॉ करिए। मैंने कई बार बताया है कि बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस में जो फर्स्ट पेज रहता है बोर्ड की कॉपी का, उस पर लिखा रहता है कि आप जो भी रफ वर्क कर रहे हैं वो साइड में करिए। तो सबसे पहला काम है, आप हर पेज पर एक लाइन राइट में ड्रॉ करेंगे और बोर्ड में 2 लाइंस ड्रॉन ऑलरेडी रहती हैं। एक छोटा सा मार्जिन यहाँ पर दिया रहता है जो बोर्ड के एग्जामिनर के मार्क्स लिखने के लिए रहता है। तो आपको रफ काम के लिए एक और लाइन ड्रॉ करनी होगी और अपने पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके काम को कोई आपकी पहचान, आपका काम बने और एग्जामिनर आपके काम को देखने के बाद पलट कर ये जानना चाहे कि किस बच्चे का काम है, तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है। 2 मार्जिन्स मैंने ड्रॉ किए हैं बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पर। ये छोटा सा मार्जिन एग्जामिनर्स को मार्क्स लिखने के लिए छोड़ दिया और ये रफ वर्क के लिए है। ठीक, यहाँ पर हम ऊपर मेंशन कर देंगे जिससे कि एग्जामिनर इस पार्ट को इवैल्यूएट ना करे। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो सेक्शन कर रहे हो उसको यहाँ पर बीच में लिख कर बॉक्स में लिखो, बॉक्स में करो। जैसे हम सेक्शन ए करने जा रहे हैं तो हमने बीच में मेंशन किया। इसके बाद बोर्ड के इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखिए। तो आप क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखिए और हर क्वेश्चन के बीच में 2 लाइंस का मार्जिन ज़रूर छोड़िए। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1। अब आप क्वेश्चन पेपर को देखो, आपकी क्वेश्चन नंबर की जो मार्किंग है, लेबलिंग है, और क्वेश्चन पेपर की लेबलिंग, वो बिल्कुल फ़र्क नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नंबर, वही पार्ट नंबर मेंशन करिए जो क्वेश्चन पेपर में है। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझते या जानते ही नहीं हैं और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अब तक आपको क्लास 11th में पहुंचते पहुंचते ये बात पता होनी चाहिए। इन केस नहीं पता है तो अब समझो। देखो क्वेश्चन पेपर में आपका जो क्वेश्चन 1 है और उसका पार्ट 1 है, आप कोई और सिंबल, कोई और नंबर नहीं यूज़ करेंगे। आप एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नंबर और सेम पार्ट नंबर यूज़ करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन 1 लिखा है और क्योंकि मेरा पार्ट 1 का आंसर मैं लिखने जा रही हूँ तो पार्ट 1। ठीक, अब इसका आंसर देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। A force F is given as F is equal to AT plus BT square where T is time. Find dimension of A and B. तो पहला पॉइंट क्या है, होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस कहती है कि जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है उसका डायमेंशन राइट साइड में जितने भी टर्म्स हैं जो प्लस या माइनस से कनेक्टेड हैं, A इंटू टी, ये पहला टर्म है राइट साइड के पार्ट का, तो इस पूरे का डायमेंशन वही होना चाहिए जो F का है। BT स्क्वायर का डायमेंशन वही होना चाहिए जो F का है, यानी फोर्स के बराबर होगा और फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा। सेम क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, जबकि डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि सेम क्वांटिटीज ही डिवाइड या मल्टीप्लाई हों, लेकिन सेम क्वांटिटीज सेम क्वांटिटी से ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी और जो लेफ्ट में क्वांटिटी है वही राइट में हो। तो ये लॉजिक अगर तुम इस्तेमाल करो तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक, तो अब देखो इस पार्ट का आंसर हम कैसे लिखेंगे। पे अटेंशन ऑन द वे मैथमेटिकली आई एम राइटिंग इन लेस वर्ड्स बट टेक्निकली करेक्ट। तो डायमेंशन ऑफ बी अगर हम कैलकुलेट कर ले पहले, तो हम लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। सो डायमेंशन ऑफ बी इज डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ
टी स्क्वायर। अगर हमको फोर्स का डायमेंशन याद है तो हम सीधे लिख सकते हैं, अगर हमको याद नहीं है तो हम अपने रफ वाले मार्जिन में जाकर फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए में डायमेंशन ऑफ एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एफ लिख दिया, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ बी आ गया एम एल टी माइनस 4। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। तो डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी, दैट इज mlt minus 2 upon t, and this is mlt minus 3। हमेशा अपने आंसर्स को बॉक्स में लिखकर स्पेसिफाई कर दीजिए, और बहुत ही लॉजिकल ढंग से आंसर लिखा है। 2 पार्ट्स हैं तो एक लाइन छोड़ दी है, जिससे कि एग्जामिनर को बिना एफर्ट्स के दिख जाए कि आपके दोनों आंसर्स यहाँ पर अलग अलग मेंशन्ड है। और ऐसा करना आपके सिर्फ एग्जाम्स की कॉपी के लिए नहीं है, ये स्किल डेवलपमेंट है। जब आप लॉजिकली, साइंटिफिकली, एनालिटिकली हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं अपने आप से और फिर करते हैं, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। स्किल डेवलपमेंट है। This is adding to your personality. It's not just about the exam copy, not just about the marks. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अगर मैंने दूसरा आंसर लिखना है तो मैंने 2 लाइंस छोड़ी हैं, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट कर रहे हैं। आप देखिए 1 का सेकेंड पार्ट तो पूरा मेंशन किया, 2 लाइंस छोड़ी, और अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है that if a particle is displaced by a distance of 2I plus 3j plus 5k meter by applying a force 5I plus 2j plus 3k Newton, find work done। आंसर देखो कि कितना लिखना है और क्या कुछ बिना वजह नहीं लिखना है। सबसे पहले फॉर्मूला यूज मैंने कई बार बताया है, और क्लास 11 से इस बात की प्रैक्टिस कम से कम अब तो इट्स टू मच टाइम आपको होनी चाहिए। फॉर्मूला यूज्ड ज़रूर लिखना है। 1 नंबर बोर्ड में फॉर्मूला यूज्ड का अलॉटेड होता है। और अब देखो, मैंने फॉर्मूला यूज्ड लिखने के बाद सेकंड नंबर होता है कि आपने सारी वैल्यूज सही सही सब्स्टिट्यूट की हैं। तो मैंने फोर्स के लिए उसकी वैल्यू लिख दी 5I प्लस 2j प्लस 3k। इसके बाद ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट 2 अलग तरह के वेक्टर्स के प्रोडक्ट है और उनका सिंबल अलग है। कई बच्चों ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया है। ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अलॉटेड है। जब आप 2 वेक्टर्स के बीच प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो आपको सिंबल पे ध्यान देना होगा कि ये डॉट प्रोडक्ट है, इट्स नॉट क्रॉस प्रोडक्ट। आप ये सिंबल यूज नहीं कर सकते। इसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया 2I प्लस 3j प्लस 5k। अब बहुत सिंपल है कि इसमें केवल आपको नंबर्स मल्टीप्लाई करके और साइन के साथ लिखना है और फिर जोड़ घटा के आंसर कर देना है, क्योंकि I डॉट I 1 होगा और I डॉट J I डॉट K 0 होगा। यानी I वाला पार्ट I वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, J वाला J से और K वाला K से। बहुत सिंपल प्रोडक्ट है और वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो बहुत से बच्चों ने इसको वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख कर किया है, तो आई डोंट नो कि वो कब समझेंगे कि ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था आपके पेपर का। ये अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप फिज़िक्स में इतना भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर आपको फिज़िक्स ऑप्ट नहीं करनी चाहिए। तो 5 इंटू 2 प्लस 10, 2 इंटू 3 प्लस 6, 3 इंटू 5 प्लस 15। Now calculate, this is 15 plus 10, 25 and 6, 31. This is 31 and then joules और न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। आपने लिखा कि वर्क इज दिस मच। ये आपने 1 नंबर इसका और 1 नंबर यूनिट का।
अगर आपने यूनिट गलत की तो भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4 times that of the maximum height attained. Find angle of projection with the horizontal. तो horizontal range is 4 times that of maximum height. तो हमें range और height का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो हम रफ साइड में जाकर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमने डेरिवेशन पढ़े हुए हैं। तो आप पहले यहाँ पर देखो लिखोगे कि हमारा जो मेन की पॉइंट है वो क्या है, रेंज इज 4 times मैक्सिमम हाइट। ऐसे लिखने से क्या होगा कि 2 बच्चों ने कम से कम ऐसा किया है कि उन्होंने मैक्सिमम हाइट को 4 into रेंज लिख दिया है। ये नहीं होगा अगर आप स्टेप जंप नहीं करोगे। ठीक, अब रेंज का फॉर्मूला सबसे पहले आपने लिखा u² sin 2 थीटा अपॉन g, और हाइट का फॉर्मूला आपने लिखा u² sin² थीटा अपॉन 2g, और ये 4, ये 2 इसे कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर आप sin 2 थीटा को लिखोगे sin 2 sin थीटा cos थीटा, g भी कैंसिल हो जाएगा और u² भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। sin थीटा हो गया 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin² थीटा। बच्चों ने ये 2 और ये 2 इस तरह से लिखा है कि कितनी ही कॉपियों में ये दोनों अलग ही नहीं हो रहे हैं। स्क्वायर आप पावर की तरह लिख रहे हो और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिफरेंस तो दिखना चाहिए, नहीं तो आप ही कैलकुलेट करते समय इस 2 को यहाँ इस तरह लिखोगे कि पावर ही न लगे, तो कैलकुलेशन में गलती करोगे। अब एक साइन थीटा यहाँ से चला गया, और ये जो 2 है ये 2 मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan theta will be 1. So tan theta will be tan 45. कोशिश करो कि इक्वल के नीचे इक्वल आए, ये बीच में थोड़ा होना चाहिए था। हैबिट हो तो ये सब में काम में मेहनत नहीं पड़ती है, ये हैबिट हो तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आता जाता है। सो थीटा इज इक्वल टू 45, ये आपका आंसर हो गया। अब आंसर नंबर 1 पार्ट 2 लाइनें छोड़ी, फिर आंसर नंबर 1 पार्ट 4। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड। तो जब हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझा था, ये बहुत सीधी सीधी लाइन में ऐसे लिखा नहीं हुआ है बुक में, लेकिन जब हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझा था तो हमने समझा था कि क्यों वाटर ग्लास में थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है, क्यों मरकरी ग्लास में रखने पे थोड़ा सा नीचे कर्व आ जाता है। इसके पीछे रीज़न है कोहेसिव फोर्स लिक्विड का अपना, और कोहेसिव लिक्विड और ग्लास के बीच का एडहेसिव फोर्स। तो जिन बच्चों ने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का जिक्र किया है, और इस बात को ध्यान रखो कि लैंग्वेज आपकी अगर करेक्ट नहीं है तो सिर्फ टर्म यूज़ कर लेने से ही काम नहीं चल जाता है, आपको सही सही लैंग्वेज में टेक्निकली आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स अगर मेंशन किए हैं तो मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा अगर आप ये भी लिखते हो कि लिक्विड की नेचर और सॉलिड जो जिस कंटेनर में रखा है वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है, तो भी मार्क्स हैं। और इसके अलावा भी अगर 2-3 पॉइंट्स आप जानना चाहते हो तो वो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ। एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पहले डिस्कस किए ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के फैक्टर्स, ठीक है ना। तो पहला फैक्टर तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। इसमें जिन बच्चों ने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस को मेंशन किया है इन अ प्रॉपर लैंग्वेज, सही लैंग्वेज, उनको मार्क्स पूरे मिल गए हैं। इसके अलावा 2-3 फैक्टर्स हैं जो आप अब जान लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, दैट इफ द मीडियम चेंजेस अबव द लिक्विड
then also angle of contact changes. Like अगर मरकरी और ग्लास का केस है और उसके ऊपर एयर है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ और होगा, अगर उसके ऊपर पानी है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ और हो जाएगा. Similarly, if temperature changes, it increases, then angle of contact decreases. And one more factor is there, that is impurities. If soluble impurities are added, then angle of contact decreases. So actually there are 4 factors which affect the angle of contact. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, 1 के 4th पार्ट पर, जो हम लोग मिस कर गए पीछे. 4th part है escape velocity from earth for a piece of 1 gram is 11.2 kilometer per second. Here second is the correction. Then what would it be for a piece of 10 gram? Now this question is very simple. अगर आपको सिर्फ ये पता है कि जो escape velocity है that does not depend upon the mass of the object, उसमें भी नहीं करना है. लेकिन अगर आप सिर्फ ये लिख रहे हो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और आप वजह नहीं बता रहे हो तो ऑब्वियसली इट्स 2 मार्क्स क्वेश्चन. मैंने कई बार बल्कि हमेशा बताया है कि बोर्ड का पैटर्न बहुत स्पेसिफिक, बहुत ऑब्जेक्टिव है. तो फर्स्ट यू राइट द एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला, और अगर फॉर्मूला याद ना हो, याद होना चाहिए पर इन केस नहीं याद है तो हम उसे फटाफट डिराइव कर सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी. ठीक है ना. तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको मिल जाता है √2g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट. ठीक है. इसको अगर रेडियस ऑफ प्लैनेट कर रहे हैं तो हम रेडियस ऑफ प्लैनेट RE लिख सकते हैं. ठीक. पर ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है यहाँ पर. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया. एंड देन वी कैन राइट दैट escape velocity दिस इज योर आंसर. 2 लाइन्स छोड़ी, उसके बाद आंसर नंबर 1 पार्ट 6. नाउ द 6th क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन. नाउ आउट ऑफ 700 स्टूडेंट्स में टाइम फैक्ट सरफेस टेंशन की डेफिनेशन बहुत कम बच्चों ने सही लिखी है. फोर्स पर यूनिट लेंथ दे आर राइटिंग. कौन सा फोर्स और काहे की लेंथ ये नहीं बताओगे? मतलब कोई भी फोर्स, मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर मैंने गाड़ी को धक्का दिया, वो फोर्स, और गाड़ी की लेंथ, रोड की लेंथ, वो सरफेस टेंशन हो गया. When we consider a surface of liquid और उस पर एक इमेजिनरी लाइन हम इमेजिन करते हैं और उस लाइन की लेंथ और उस पे जो फोर्स सरफेस के मॉलिक्यूल्स लगा रहे होते हैं, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो हम बाकायदा मेंशन करते हैं. और सरफेस टेंशन जब मैंने पढ़ाया है तो मैंने उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख कर दी है आपको. उस क्लास में मैंने उस डेफिनेशन को लिख कर मेंशन किया है कि इस तरीके से आपको आंसर करना है. फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन drawn on the surface of liquid is called surface tension. So all those who have written force per unit length, they will not get any marks. क्योंकि कौन सा फोर्स है और कौन सा लेंथ, जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी गाड़ी पे फोर्स लगाकर उसको चला रही हूँ और उसको मैं सड़क की लेंथ से डिवाइड कर दूँ तो सरफेस टेंशन थोड़ी हो जाएगा. इट्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फोर्स. तो फोर्स
per unit length on an imaginary line और these are two definitions for surface tension. And some children have written that surface tension is that property due to which the surface of the liquid has tendency to contract its surface area. वो भी बिल्कुल सही है. But important is that the term liquid should come in the picture. ये किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है. तो अब ये 3 डेफिनेशन जिसने लिखी हैं उन्हें मार्क्स मिले हैं. जिन्होंने ये 3 डेफिनेशंस के अलावा कुछ भी ऐसा लिखा है जिसका सही सेंस नहीं बनता है, उनको फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख देने से मार्क्स नहीं मिल पाएंगे. तो अब हम लोग सेक्शन बी पर आ गए. तो तुम देखो कि मैंने फिर से मार्जिन्स क्रिएट किए. आई होप कि बच्चे अब सीख रहे हैं और क्लास 12th में मुझे आपके आंसर्स इसी पैटर्न में मिलेंगे. एक मार्जिन मार्क्स लिखने के लिए, एक आपके रफ वर्क के लिए और एक आपके आंसर के लिए. और अब आप देखो कि सेक्शन बी में आपकी जो क्वेश्चंस हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. So that means what? Your answer will be answer number 2. ठीक. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए. एट व्हाट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी. सो द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m omega square x square if x is the displacement of the particle and it is 1/4 of the total energy. So total energy is half m omega square amplitude square. Now here you write potential energy is equal to 1/4 of total energy and then start your answer.
कैंसिल किया जो कैंसिल होना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर, सो एक्स इज प्लस माइनस ए बाई 2. दिस इज योर आंसर. राइट. आंसर नंबर 3. दो लाइंस छोड़ी. And the third question is, acceleration of a simple harmonic motion A is minus p by qy, where p and q are constant and y is displacement. What will be time period of the motion? So first you write the acceleration is equal to minus omega square y. That is the standard form of acceleration for simple harmonic motion, and then compare it with the expression given in the question, that is minus p by qy. If you compare this equation with the given equation, then you can easily write omega square is equal to p by q. So omega is equal to under root p by q. Therefore omega, which can be written as 2 pi upon t, is under root p by q. So time period is equal to 2 pi under root q by p. This is the answer. Answer number 4. So fourth question is, 50 Newton acts on a body for 10 seconds. What will be change in momentum of the body? इतना आसान सवाल था ये, लेकिन पता नहीं कितने कॉम्प्लिकेटेड ढंग से कई बच्चों ने इसको परसीव किया है. सबसे पहले हमने आंसर नंबर 4 सही मार्किंग की, लेबलिंग की. उसके बाद हम लिख रहे हैं कि फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. राइट. सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू चेंज इन टाइम. ये जो मोमेंटम है कितनी देर में चेंज हुआ है, इस पर डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा था. तो फोर्स कितना है आपका, सिंपली 50 न्यूटन. और ये जो टाइम इंटरवल, जितनी देर तक ये फोर्स लगा है, वो 10 सेकेंड है. तो जो मोमेंटम में चेंज आएगा दैट विल बी 500. और उसके बाद मोमेंटम की यूनिट दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी. ठीक. या फोर्स क्या होता है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 1 सेकेंड चला जाएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन इंटू सेकेंड. ऐसा ही यूनिट में लिखना रहता, पर अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है तो इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट सेकेंड, तो साथ में लिख दो न्यूटन इंटू सेकेंड. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ बकेट फुल ऑफ वाटर मास m is being rotated in a vertical circle. Find velocity the bucket must have so that water does not fall at the topmost point of the circle, where bucket is upside down. Radius of the vertical circle is r. वर्टिकल सर्कल में एक बकेट को रोटेट कर रहे हैं, तो जब वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचकर, तब भी पानी नीचे नहीं गिरता है. तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो कि पानी नीचे ना गिरे. अब देखो, इसको समझने के लिए भी, इसको भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढंग से कई बच्चों ने समझा और सोचा है. टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचकर बकेट अपसाइड डाउन हो जाती है, तो कुछ ऐसी हो गई होगी. ठीक. और इसमें पानी भरा हुआ है और ये बाहर नहीं आए, इसके लिए इसकी कितनी वेलोसिटी हो. लेकिन बकेट को आप किसी थ्रेड के थ्रू ही तो बांध के घुमा रहे हो. तो अब जो फोर्स थ्रेड पे लग रहा है वो टेंशन है. तो एक बच्चे ने जैसे टेंशन को भी इन्वॉल्व किया इक्वेशन में, लेकिन बेटा जो पानी है वो तो इस थ्रेड से नहीं बंधा हुआ है. तो पानी पर तो टेंशन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है ना, जो थ्रेड पे एक्ट कर रहा है. टेंशन तो थ्रेड पे एक्ट करेगा, लेकिन पानी टेंशन के थ्रू थोड़ी बैलेंस हो रहा है. इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और क्योंकि ये सर्कल में चल रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
जो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, mv²/r। ये कितना इजी है सोचना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पानी को इस सर्कल के बाहर रेडियली आउटवर्ड धक्का दे रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर सकता है। तो आप लिखोगे कि जब mg सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि उससे बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा है, उसके बराबर होगा, तब वो पानी नीचे नहीं आएगा। तो वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो mg को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू बैलेंस कर ले, यानी वेलोसिटी होनी चाहिए √rg। बस इतना सा आंसर था। Now question number 6. When kinetic energy of a body is increased by 3 times, by what amount its momentum is increased? And there is choice, when mass and speed of a body is doubled, what will be change in its kinetic energy? So first we are going to solve this problem. Kinetic energy is increased by 3 times and you have to find increase of momentum. So leave 2 lines and then write answer number 6. And the first choice, so first you have to write the relation between kinetic energy and momentum, and this relation is kinetic energy is equal to p²/2m, right? And put this whole equation in a box. And after that come to the first point, that is kinetic energy initially. Let the kinetic energy be Ki initial and Pi initial square upon 2m. Then they are saying that kinetic energy becomes 3 times. So write here kinetic energy final is 3 times initial kinetic energy. So now the new equation will be kinetic energy final is equal to P final square upon 2m. And then divide these two equations. Let this equation be 1, this equation be 2. Then we will write dividing equation 2 by 1. So our answer will be kinetic energy final upon kinetic energy initial is equal to P final square upon P initial square. So this will give us P final upon P initial is equal to under root kinetic energy final upon under root kinetic energy initial. Final kinetic energy is 3 times initial kinetic energy. Substitute this value here. So you will get √3 initial kinetic energy upon √3 initial kinetic energy. This will get cancelled and you will have P final upon P initial equal to √3. So this will give you answer P final is equal to √3 P initial. This is as simple as that. Just look at the question. It is such a simple question, and this relation we are studying for I think 2-3 years. From class 10th we come to this equation, or class 9th we come to know this equation, and after that you can see the solution. Now come to the choice question. Now this choice question is simple than the previous one. They are saying that initially the kinetic energy, let the kinetic energy initially is half m v square, right? And then they are saying that kinetic energy mass is doubled
and speed is also doubled. That means mass finally becomes 2 into m, because initially we have mass m, so final mass is twice of the m, and final velocity is also twice of the initial velocity. And then your kinetic energy final will be half 2m, and in place of the final v square you will write 2v square. Let me write final as half mass finally and velocity square finally, and then substitute the values. So in place of final mass you will write 2m, in place of initial final velocity you will write 2v. So this will be half 4 mv square, 8 mv square, 4 into 2, 8 mv square, and you can write 8 into half mv square. And now you can see that half mv square is nothing but initial. So kinetic energy final is 8 times kinetic energy initial. This is your final answer. And you can see that this is actually class 10th level question. Now come to question number 7. Just look at the question number 7. At what position kinetic energy of mass connected to a spring will be maximum if it is performing simple harmonic motion? And we know from class 10th that kinetic energy is maximum at mean position and potential energy is maximum at extreme position. Or under what condition work done by a force is minimum, force you will not take 0 in any case. And work done minimum, I want to discuss this point, but let me first write the answer number 7. This is simple, and we just have to leave 2 lines here, leave 2 lines and then write answer number 7. And you will simply write that kinetic energy is maximum at mean position of simple harmonic motion. And you can write the expression of kinetic energy, that is half m, and v square is nothing but omega square a square minus x square, where x is displacement from the mean position. So for x equal to 0, that is for the mean position, kinetic energy is maximum and its value is half m omega square a square. Simple. And for the choice question, yes, this is a question which I specifically want to discuss. Work done is force dot displacement or force into displacement into cos theta. Now you will not take force as 0, right? So either displacement is 0 or theta is 90. In that case, work done is 0, and that is the minimum value of work. If you are exerting force, say 10 Newton, and you are pushing this block on the rough floor with 10 Newton, and you displace this block for 10 Newton, and you displace this block up to distance 10 meter. Frictional force is acting on the block, and you are
applying 10 Newton force, and you are displacing this block up to distance 10 meter without acceleration. I'm just giving you simple case. Without acceleration, that means what? That your force is exactly equal to the frictional force. That is why net force acting on the body is zero and acceleration is zero. Now don't think that net force acting on the body is zero, that means body should not move. Body is moving विदाउट एक्सिलरेशन मीन्स नेट फोर्स है जीरो, लेकिन उसका स्टेट तो चेंज कर चुके हैं हम, स्टेट चेंज कर चुके हैं, बॉडी मूव कर रही है विदाउट एक्सिलरेशन। इसका मतलब है कि उस पर अब ऐसा फोर्स किसी डायरेक्शन में नहीं लग रहा जो उसकी वेलोसिटी को लगातार बदले। लेकिन नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सिलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो अब हम ये समझ लें कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, उसी केस में तो नेट फोर्स जीरो होगा। इस पर क्लास 10th के जो क्लासेस हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको, इस पूरे पॉइंट को, कि नेट फोर्स जीरो होने पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। खैर, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पर मान लो 10 न्यूटन आ गई। अब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है लेफ्ट या पीछे की ओर, और तुम इसको डिस्प्लेस कर रहे हो 10 मीटर्स आगे की ओर, तो कॉस थीटा कॉस 180 हुआ। फोर्स लग रहा है पीछे, और जो डिस्प्लेसमेंट तुम दे रहे हो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आगे की ओर है, तो इनके बीच में एंगल तो हुआ 180 डिग्री। तो तुम जब यहाँ लिखोगे तो तुम लिखोगे फोर्स 10 न्यूटन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और हमारा फोर्स फ्रिक्शन के बराबर है, तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन में भी 10 न्यूटन होगा और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन में भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कैलकुलेट करें अगर, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो हमको क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने एग्जाम्पल में 10 मीटर लिया है तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगा। फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं लिया है इस केस में। इसका मतलब कि पीछे वाला फोर्स आगे वाले फोर्स के बराबर है। ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू ऑपोजिट फोर्स, तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 है, लेकिन एंगल फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में cos 180 है। तो आपका आंसर आ गया -100 न्यूटन मीटर। अब आप ये बताओ, क्या ये मिनिमम फोर्स है? क्या आप इस बॉक्स को इतना फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करोगे तो आप 100 न्यूटन प्लस वर्क करोगे, क्योंकि तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या फ्रिक्शन जीरो वर्क कर रहा है? फ्रिक्शन निगेटिव वर्क कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा, सबसे कम काम कर रहा है। यहाँ पर निगेटिव साइन, मैथमेटिक्स के निगेटिव साइन का रोल नहीं प्ले कर रहा है कि +10 0 और -10 में -10 सबसे छोटा नंबर है। यहाँ पे माइनस साइन केवल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डायरेक्शन को, फिजिक्स में मैंने कहा है कि 95% टाइम जो निगेटिव साइन आता है दैट इज जस्ट इम्प्लाइंग द डायरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज। इसका मतलब ये नहीं होता कि -100 न्यूटन मीटर जो है वो वर्क निगेटिव हो गया है। फ्रिक्शन ने बाकायदा 100 न्यूटन मीटर का काम किया है, केवल इतना काम किया है। केवल निगेटिव साइन का मतलब ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट काम कर रहा है। तो आप ऐसे समझो जैसे निगेटिव एटीट्यूड का आदमी जो कुछ करता है वो प्रोग्रेस के ऑपोजिट होता है, उसी तरह से यहाँ पे फ्रिक्शन निगेटिव एटीट्यूड का आदमी है जो मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में कर रहा है, वो उससे उस काम को सपोर्ट नहीं कर रहा।
तो ये जो निगेटिव वर्क डन है ये मिनिमम वर्क डन नहीं है। मिनिमम वर्क डन तो तब होगा ना भाई जब काम ना करो, तब तो आराम मिलेगा, तब तो वर्क डन 0 होगा, तो मिनिमम वर्क डन होगा। तो वर्क डन मिनिमम तब होगा जब वर्क 0 हो। इसमें ये -100 और ये मैथमेटिक्स का -100 नहीं है, और इसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। तो कम से कम इस कॉन्सेप्ट को अब क्लियर रखो कि मिनिमम वर्क का मतलब होता है 0 वर्क डन। निगेटिव वर्क डन मिनिमम वर्क नहीं हुआ। बाकायदा 100 न्यूटन मीटर का काम किया फ्रिक्शन ने। अगर फ्रिक्शन पर्सोनिफिकेशन करते फ्रिक्शन का तो फ्रिक्शन थक चुका होता इतना काम करके। तो अगर आपसे पूछा गया कि मिनिमम वर्क डन कब होगा, तो आप कहेंगे व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 और व्हेन angle between force and displacement is 90. When force is perpendicular to displacement. तो ये दो वजहें होती हैं जब आपका काम मिनिमम होता है, यानी काम होता ही नहीं है। मिनिमम काम का मतलब काम होता ही नहीं है। इसको ऐसे समझ लो, इसको फ्रिक्शन और 10 न्यूटन, इसको तुम कुछ यूं समझ लो कि तुम किसी ऑब्जेक्ट को पीछे की ओर खींच रहे हो। भूल जाओ फ्रिक्शन। अगर अभी भी कोई बच्चा कन्विंस नहीं हो रहा है तो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ। आप खड़े होकर इस ब्लॉक को पीछे की ओर खींचो और एक दूसरा बच्चा इस ब्लॉक को आगे की ओर खींचता है, और ये ब्लॉक बिना किसी एक्सेलरेशन के चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर नेट फोर्स 0 है, यानी जितना तुम अप्लाई कर रहे हो फोर्स, उतना ही फोर्स आगे अप्लाई कर रहा है आगे वाला बच्चा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब, मैं फिर बता दूं, एक्सेलरेशन 0 होना हुआ, वेलोसिटी 0 होना नहीं हुआ। अगर आपने ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर दिया, इम्पल्स लगाया, ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर दिया, वो पहले रुका हुआ था और चलने लगा, और जब चलने लगा तो आप दो तरफ फोर्स लगाओ और दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो, ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। ऑब्जेक्ट चलता रहेगा अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है और ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है। तो फोर्स की ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, और अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, मतलब या तो उसे रोको या उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलो या उसकी वेलोसिटी को तेज़ या धीमा करो, तब फोर्स चाहिए। नेट फोर्स 0 है, मतलब अगर वो चल रहा है तो अपनी स्टेट पर चलता रहेगा। तो आप पीछे खींच रहे हो, एक दूसरा बच्चा आगे खींच रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हो। ब्लॉक को हमने इम्पल्स लगाकर इनिशियली चला दिया था, स्टेट उसकी बदल दी थी, अब वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो चलता रहेगा बिना एक्सेलरेशन, तब जबकि तुम दोनों का फोर्स बराबर हो। तो क्या ये बच्चा थकेगा और तुम नहीं थकोगे? तुम्हारा काम -100 न्यूटन मीटर होगा तो तुमने काम नहीं किया, मिनिमम काम किया तुमने। तुम भी उतना ही थकोगे जितना ये बच्चा थकेगा। तो अब ये दिमाग से बात निकाल दो कि मिनिमम वर्क डन का मतलब होता है माइनस। तो अब आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि वर्क डन मिनिमम होने का मतलब होता है 0 वर्क डन, और 0 वर्क डन का मतलब काम हुआ ही ना हो, और वो दो कंडीशन में होता है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो या एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। Two particles different masses initially at rest. They start moving towards each other under the mutual gravitational attraction force. At an instant when the speeds of the particles are v and 2v, what will be speed of center of mass of the system? तो जब center of mass मैंने पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि center of mass of the system will remain in the same state of motion or rest.
if external force acting on the system is zero. Law of conservation of momentum says that if external force on the system is zero, then center of mass will remain in same state. सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन जीरो होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन जीरो होगा। यानी अगर इनिशियली सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और इंटरनल फोर्स की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और सेंटर ऑफ, अगर सिस्टम चल रहा था v वेलोसिटी से, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सिस्टम v वेलोसिटी से चल रहा था, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो v था। तो अगर इंटरनल फोर्स की वजह से कोई चेंज होगा तो भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v ही रहेगी। और इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते थे बहुत सारे क्वेश्चन में, लेकिन जो फेमस क्वेश्चन होता था जिसको हमने डिस्कस भी किया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक में, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, वर्क पावर एनर्जी टॉपिक में हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिया है और उसमें एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन होता था कि एक बॉम्ब है, वो रेस्ट पर है और वो एक्सप्लोड होता है, और एक्सप्लोड होकर मान लो कि उसका एक पार्ट v वेलोसिटी से इधर चला जाए और दूसरा पार्ट v वेलोसिटी से इधर चला जाए। तो एक पार्ट की वेलोसिटी, मतलब v डैश कर लो इसको, एक पार्ट की वेलोसिटी और मास दे देते थे, दूसरे पार्ट का मास दे दिया और वेलोसिटी पूछ ली। ये सिस्टम रेस्ट पर था। जिस समय इस पर, जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, इसमें इंटरनल केमिकल रिएक्शंस हुए और ये दो पार्ट्स में टूट गया। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये दोनों मास इस तरीके से मूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहे। ये खास बात है। अगर आपको दूसरे पार्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया और सिर्फ कहा गया कि एक पार्ट जिसका मास m था वो v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर चला गया, तो अब आपका सारा सोच का लॉजिक इस तरफ आ जाएगा कि दूसरे मास को डेफिनेटली इस तरह से मूव करना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहे। और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर तब रहेगा जब अगर इस वेलोसिटी को आप दो पार्ट में रिजॉल्व कर लो, v1 और v2, तो ये दोनों ही वेलोसिटी कंपोनेंट्स कैंसिल होने चाहिए। दूसरा मास इस तरीके से मूव करेगा, यानी जो दूसरा मास है उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v1 डैश और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v2 डैश, कि ये इसे और ये इसे कैंसिल कर दे, और m मास है तो उसका मास भी इस तरीके से होगा कि m इंटू v2 डैश, m डैश इंटू v2 डैश विल कैंसिल m इंटू v2 इन x direction, m into v1 will cancel m into v1 dash in y direction, so that the net momentum remains zero conserved, क्योंकि इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पर था, उसका मोमेंटम जीरो था। तो जब एक्सप्लोजन इंटरनल वजहों से हुआ, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो ये जो मोमेंटम है, ये नेट मोमेंटम जीरो रहेगा फाइनली भी, और सेंटर ऑफ मास, नेट मोमेंटम जीरो रहेगा अगर, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर ही रहेगा। ये सारा डिस्कशन हमने वर्क पावर एनर्जी में सेंटर ऑफ मास में किया हुआ है, मतलब इसको वहाँ जाकर आपको ढंग से समझना चाहिए उन क्लासेस में। अब सवाल ये उठता है कि नेट मोमेंटम अगर ज़ीरो है तो कोई बच्चा ये कह सकता है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये रेस्ट पर रखा था, लेकिन ये जो दोनों मासेस हैं ये जब चलना शुरू करेंगे तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर
वजह ये है कि नेट मोमेंटम अभी भी ज़ीरो रहेगा और हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल वेट फोर्स ज़ीरो है, क्योंकि ग्रेविटी इस वक्त जो एक्सप्लोजन हुआ है उसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स एक्ट किया है दोनों पर, और जितनी रफ्तार से ये दोनों मासेस चलेंगे उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेग्लिजिबल माना जाएगा, क्योंकि बॉम्ब एक्सप्लोजन में जो फोर्स जेनरेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए उस ग्रेविटी का यहाँ पर एग्जिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, वो यहाँ पर चीज़ों को गवर्न नहीं कर पाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे जो कुछ हुआ वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। ये बहुत बारीक से पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को इंजॉय कर पाओगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कितना इजी था। ये क्वेश्चन कह रहा था कि दो मासेस, अगर सिर्फ आपके पास ये कॉन्सेप्ट होता सेंटर ऑफ मास वाला भी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला भी, तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो मासेस हैं, एक है m और एक है दोनों मासेस जो हैं, एक है m1 और दोनों डिफरेंट हैं, तो वैल्यूज़ नहीं दी है तो हम m1 और m2 ले लेते हैं। और ये सिस्टम रेस्ट पर है, ठीक है ना, सिस्टम रेस्ट पर है। तो इनमें से जो भी हैवियर मास है, मान लेते हैं कि m2 इज़ ग्रेटर देन m1, हालांकि इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्टेड होगा। तो सेंटर ऑफ मास m2 की तरफ शिफ्टेड है और यहाँ पर है और रेस्ट पर है, ठीक, क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। और उसके बाद m1 m2 को और m2 m1 को अट्रैक्ट करता है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगते हैं। अब चलने लगते हैं तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर m1 की वेलोसिटी v है और m2 की वेलोसिटी 2v है, लेकिन ये म्यूचुअल इंटरैक्शन की वजह से चल रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम इसको एक सिस्टम मानते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, म्यूचुअल इंटरैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। तो रूल क्या कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इसका सिस्टम का मोमेंटम पहले रेस्ट पर था तो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा, यानी m1 इंटू वी जो कि इस तरफ जनरेट हुआ है वो इक्वल होगा m2 इंटू 2v। हाँ, तो यहाँ पर m1 ग्रेटर देन m2 होगा। ये जो कंडीशन है ना, देखो 2v और v, तो m1v इधर जनरेट हुआ और m2 इंटू 2v इधर जनरेट हुआ। और रूल क्या कहता है कि दोनों मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये पूरा सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो ही होगा। तो इसका मतलब है कि m2 को छोटा होना चाहिए, तभी तो 2m2v m1v के बराबर हो पाएगा। तो यहाँ पर हम रैंडमली m2 को m1 से बड़ा नहीं ले सकते, इसको m1 को m2 से बड़ा हर हाल में होना पड़ेगा, क्योंकि m1 का वेलोसिटी m2 के वेलोसिटी से छोटा है, तो m1 बड़ा होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ पाएगा। लेकिन डेफिनेटली m1v इज इक्वल टू m2 2v। डेफिनेटली इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का ज़ीरो था, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। और इसलिए जो मोमेंटम यहाँ पर अचानक जनरेट हुआ है उसको दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम कैंसिल करेगा। और इसको जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, कॉमन सा एग्जाम्पल जिसको आप अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो, कि एक बच्चा इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक प्लेटफॉर्म है जिसमें व्हील्स लगे और बच्चा इस जगह पर खड़ा हुआ है। अगर ये बच्चा अचानक इस तरफ चलना शुरू कर दे तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? वैसे तो आप रोड पर भी ऐसा करो तो आपका जो ये मूवेबल प्लेटफॉर्म है ना,
ये रुका नहीं रहेगा। अगर आप राइट जाओगे तो ये लेफ्ट जाएगा। ये बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। क्यों अचानक जब आप इधर चलना शुरू करो तो ये पीछे की ओर चलना शुरू कर देता है? क्योंकि आप और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिस्टम है, और इस सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और आप इंटरनल एक्टिविटी करो, आप इधर जाने लगो, तो आपने एक मोमेंटम m इंटू वी जेनरेट कर दिया। सिस्टम का मोमेंटम आपकी इस एक्टिविटी से पहले जीरो था, तो सिस्टम का मोमेंटम आपकी इस एक्टिविटी के बाद भी जीरो होगा। तब तक जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगाए, कोई और बच्चा आकर इस प्लेटफॉर्म को बाहर से धक्का ना देने लगे या रोकने की कोशिश ना करे इस तरफ खड़ा होकर, तब तक आप इस रूल को बिल्कुल भी, इस सिस्टम आपका डिसोबे नहीं कर सकता। आपने एक मोमेंटम जनरेट किया इधर, तो ये मास, अगर इसको आप कैपिटल एम ले लो, तो ये एक मोमेंटम जनरेट करेगा ऑपोजिट, इस तरह से कि आपका जनरेट किया मोमेंटम इस प्लेटफॉर्म के जनरेट किए मोमेंटम के बराबर होगा और ऑपोजिट होगा। ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे चलने के ऑपोजिट चलेगा और सिस्टम का मोमेंटम जीरो रहेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इक्वल है, ऑपोजिट है, तो एक दूसरे के मोमेंटम को नलीफाई कर देंगी। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। इंटरनल एक्टिविटी की वजह से ये एक दूसरे की ओर चलना शुरू किए थे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह लो या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कह लो, एक ही बात है। इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल भी जीरो होगा। सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पर था तो फाइनली भी रेस्ट पर ही रहेगा। ये दोनों एक दूसरे की ओर अगर अट्रैक्शन की वजह से चल रहे हैं तो इस तरह से चलेंगे कि ये मोमेंटम बराबर और ऑपोजिट होंगे, कैंसिल होंगे। सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पर था, सेंटर ऑफ मास बाद में भी रेस्ट पर रहेगा। तो जब हमने इतना सारा कुछ समझ लिया, तो अब कैसे लिखेंगे इस बात को? तो हम लिखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम of center of mass says net force on the system is total mass of the system into acceleration of center of mass. That means center of mass का acceleration होगा zero अगर net force acting on the system is zero, and this implies that velocity of center of mass will be zero. Simple. पहले भी रेस्ट पर था और सेंटर ऑफ मास उन दोनों पार्टिकल्स के इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स के मोशन की वजह से के बाद भी ऐसे मोशन होगा उन दोनों का कि रेस्ट पर रहेगा। दिस वॉज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. Now question number 9 is write down dimensions of angular momentum. So answer number 9, and first you will write the formula for angular momentum, and angular momentum is r cross p. और अगर आप p की वैल्यू रखो और r और p को 90 डिग्री पे मानो, तो आप एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हो r p
साइन 90, क्योंकि एंगल तो वैसे भी डायमेंशनलेस होता है तो एंगल का यहाँ पे कोई रोल भी नहीं है। और L इज इक्वल टू आर, P को लिख सकते हो mv, तो mv/r इज एंगुलर मोमेंटम। So dimension of angular momentum is dimension of m, dimension of b, dimension of r, that is the distance from the point of rotation। तो ये हो गया m l t minus 1 और ये l, that is m l 2 t minus 1। कुछ बच्चों ने यूज़ किया है L का फॉर्मूला आई ओमेगा, लेकिन फिर वो क्या गलती कर गए, वो गलती ये कर गए कि I का फॉर्मूला होता है mr², ठीक, और ओमेगा अगर आप मान लीजिए कि आप 2π/t कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2π/t कर दीजिए, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो, डायमेंशन ऑफ L विल बी डायमेंशन ऑफ I इंटू डायमेंशन ऑफ ओमेगा। तो शुरू तो सही किया और उसके बाद आकर गलत कर दिया। डायमेंशन ऑफ M, डायमेंशन ऑफ r², 2π कांस्टेंट है, कोई डायमेंशंस नहीं, और फिर डायमेंशन ऑफ T, तो ml2t minus 1, आंसर तो वही आना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, 2 लाइंस छोड़ी और उसके बाद हमने लिखा आंसर नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन है, वाई फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो काफ़ी बार इस पर बात कर चुके थे, इसलिए ज़्यादातर बच्चों ने इसको सही कर दिया है, कुछ नहीं गलत किया है, कि फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। बिकॉज इट नहीं बेटा, वर्क डन बाई इट। आई एम वेरी सॉरी फॉर यूजिंग दिस wrong language, work done by it। तो ये इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर 2 लाइंस छोड़ के आंसर नंबर 11। 11th question is saying that a mass, let me see the 11th question, a block of mass m is situated on an inclined plane making an angle theta with the horizontal and is at rest in equilibrium. It is in equilibrium. If coefficient of friction is mu, then find friction between block and plane। अब इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस पर भी हम काफ़ी बात कर चुके थे। फ्रिक्शन में मैंने इस पर काफ़ी बात करी थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा या कहीं भी रखा हुआ है और उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की ओर एक्ट करेगा, और जो mg साइन थीटा है वो अलोंग द प्लेन डाउन द प्लेन एक्ट करेगा। mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्ट करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्ट करेगा। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि mg साइन थीटा को रोकने वाला कोई फोर्स यहाँ अवेलेबल है और वो फ्रिक्शन है। तो रेस्ट पर है, इसका मतलब n अपने ऑपोजिट फोर्स के बराबर है और फ्रिक्शनल फोर्स अपने ऑपोजिट फोर्स के बराबर है।
अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बिटवीन द टू सरफेसेस म्यू एन, यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। लेकिन आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर उसका काम 0 से इस मैक्सिमम वैल्यू के बीच किसी वैल्यू पर चल जाता है और वो ब्लॉक को चलने से रोक लेता है, तो वो उसी वैल्यू पर सेट हो जाएगा। वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को हमेशा अचीव नहीं करेगा। वो यहाँ तक सिर्फ तब पहुँचेगा जब इस ब्लॉक को चलने से रोकने के लिए वो अपनी ताकत बढ़ाते 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 इस वैल्यू तक पहुँचेगा और इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा। अगर तब भी ये ब्लॉक को नहीं रोक पाता है तो इससे आगे उसकी अपनी कैपेसिटी, ताकत बढ़ाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये ब्लॉक नीचे स्लिप करने लगेगा अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस वैल्यू पर पहुंचकर भी ब्लॉक को रोक ना पाए। लेकिन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, अगर ये रेस्ट पर है और ये नहीं कहा गया है कि ब्लॉक इज जस्ट टू मूव, ब्लॉक इज जस्ट टू मूव, ये फ्रेज यूज करने का मतलब होता है कि ब्लॉक अब फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम ताकत पर रुका हुआ है और जरा सा इसको एक फोर्स हल्का सा मिल जाए तो ये नीचे स्लिप कर जाएगा। जस्ट टू मूव का मतलब होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर इसको होल्ड किए हुए है और एक हल्का सा ब्लो और ये नीचे चल देगा। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी और वैल्यू पर, रेस्ट पर इसको रखने में कामयाब है तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन नहीं करता है। तो यू हैव टू पे अटेंशन टू द लैंग्वेज यूज्ड इन द क्वेश्चन एंड दैट इज वेयर H.C. वर्मा इज अ परफेक्ट बुक। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक क्वेश्चन, वो एक एक कॉन्सेप्ट पर एक एक सवाल बनाकर सर ने उस पूरे प्रोसेस में आपको, पूरे एक्सरसाइज की ड्यूरेशन में आपको वो एक कॉन्सेप्ट का हर अंग समझा दिया। इसलिए H.C. वर्मा इतने सालों से अपने रेपुटेशन को बनाए हुए हैं, H.C. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप H.C. वर्मा को लगाओ अगर आप कॉन्सेप्ट के लेवल पर बहुत पक्का होना चाहते हो। तो ये क्वेश्चन में भी आप में से बहुतों ने गलती करी है कि म्यू एन आंसर लिखा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू इन दो सरफेसेस के लिए 10 न्यूटन है, लेकिन ये जो mg साइन थीटा है ये सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन तक क्यों पहुंचेगा? क्यों 10 न्यूटन में खुद को एडजस्ट करेगा? वो 5 न्यूटन के बराबर लगेगा और इसको 5 न्यूटन नीचे की ओर जो लग रहा है इसको वो बैलेंस करेगा और ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखेगा। रेस्ट पर था, रेस्ट पर ब्लॉक रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने काफ़ी एम्फेसिस दिया था इस पर, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन बी। रोटेशनल मोशन से एक यही क्वेश्चन था जो, क्योंकि रोटेशनल मोशन एक मुश्किल टॉपिक है मैकेनिक्स का, एक क्वेश्चन ही पूछा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू रोटेटिंग बॉडीज A and B are IA IB, where IB is greater than IA and their angular momentums are equal, then which one has greater kinetic energy? अब आपको एक ऐसा रिलेशन शुरू करना चाहिए था, सवाल करने से पहले लिखना चाहिए था या सोचना उस क्वेश्चन, उस रिलेशन पे शुरू करना चाहिए था जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो और एंगुलर मोमेंटम भी हो, और तब आप ये डिसाइड कर पाते कि अगर एंगुलर मोमेंटम बराबर है तो भाई काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, ये वो ही रिलेशन आपको सही सही बता पाता। तो इसके लिए आपको एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों के फॉर्मूले को अपने पास लिख लेना चाहिए था। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड एंगुलर मोमेंटम इज I ओमेगा। दोनों फॉर्मूले आपको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई से मल्टीप्लाई करो, आई से डिवाइड करो। ये काम हम जब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m, लीनियर मोशन में हम इस तरह से एक रिलेशन ऑलरेडी क्लास 10th में, क्लास 9th में डिराइव कर चुके हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो सेम लॉजिक यहाँ लगना था। यहाँ पर आप हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आई, अब आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह हम आराम से एल स्क्वायर रख सकते हैं और ये हो गया 2i। तो अब हम कहेंगे कि हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो है ये मेरे सवाल के लिए। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए is angular momentum of A upon 2IA. Kinetic energy of B is equal to angular momentum of B upon 2IP. सीधे सीधे देखकर भी हम लिख सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर्स इक्वल है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी छोटी होगी। तो हम सीधे सीधे भी लिख सकते थे कि इफ आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, देन दिस इम्प्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। और रेशियो निकालकर थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में भी कह सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, तो आ जाएगा आई बी अपॉन आई ए। एंड इफ आई बी इज ग्रेटर देन आई ए विच इज इन द क्वेश्चन, if IB is greater than IA, this implies if this is greater than this, then this will be greater than this. Simple. ये हमारा आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए दोनों सेक्शंस भी डिस्कस करेंगे।